हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट नवंबर 2012 के हिंदी के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पैसेज से। हमारा पहला पैसेज है, मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहाँ हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे हटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था, नंबर 1 ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, नंबर 2 उन्हें केवल अनुशासित करना, नंबर 3 उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, या फिर नंबर 4 उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना। तो सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक का मानना था, नंबर 1 आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है, नंबर 2 ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं, नंबर 3 ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है, नंबर 4 आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। तो लेखक का मानना था कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? नंबर 1 संस्थापक की, नंबर 2 केवल गरीब और दलित महिलाओं की, नंबर 3 उस गाँव में रहने वाले सभी लोगों की, या फिर नंबर 4 गाँव प्रधान की। तो संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका उस गाँव में रहने वाले सभी लोगों की होगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? नंबर 1 आत्मनिर्भर, नंबर 2 आत्मसम्मान, नंबर 3 आत्मीय, नंबर 4 परमात्मा। तो आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, परमात्मा में नहीं है, बाकी तीनों में आत्म उपसर्ग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है, नंबर 1 तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में माना जाता है, नंबर 2 वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, नंबर 3 वहां के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, नंबर 4 केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तो लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शताब्दी किस समास का उदाहरण है? नंबर 1 बहुब्रीहि, नंबर 2 द्विगु, नंबर 3 तत्पुरुष, या फिर नंबर 4 अव्ययभाव। तो जो शताब्दी होगा वो द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समाहार। द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है और जो उत्तर पद होता है वो समूहों को प्रकट करता है। ठीक है, तो शताब्दी में सत हुआ 100 और अब्दो यानी वर्षों यानी 100 वर्षों का समाहार। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। किसको मान्यता नहीं देते हैं? नंबर 1 आत्मनिर्भरता, नंबर 2 कर्मठता, नंबर 3 अकर्मण्यता, नंबर 4 सादापन। तो गांधी जी अकर्मण्यता को मान्यता नहीं देते। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नंबर 1 आत्मनिर्भर, नंबर 2 स्वावलंब, नंबर 3 अनुशासन या फिर नंबर 4 अनुशासित। तो जो संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा वो ऑप्शन 4 सही होगा, अनुशासित। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपयोगी शब्द का विलोम है। नंबर 1 अनुपयोगी, नंबर 2 अनुपयोगी, नंबर 3 अनुपयोगी या फिर नंबर 4 उपयोगिता। तो उपयोगी शब्द का विलोम होगा अनुपयोगी, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला पैसेज है, सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो चांदी की रेखा सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। नंबर 1 काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। नंबर 2 विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। नंबर 3 बादलों के टकराने से बिजली चमकती है या फिर नंबर 4 अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। तो काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव होगा विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काले बादल प्रतीक हैं। नंबर 1 गर्मी से मुक्ति के, नंबर 2 जातिगत वैमनस्य के, नंबर 3 मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, फिर नंबर 4 तूफान के। तो काले बादल प्रतीक होंगे जातिगत वैमनस्य के, तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर नंबर 4 श्लेष अलंकार। तो काले बादल में रहती चांदी की रेखा में उपमा अलंकार होगा, ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ काले बादल की चांदी की रेखा से तुलना की गई, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नंबर 1 जलज, नंबर 2 जलद, नंबर 3 घन या फिर नंबर 4 पयोधर। तो जो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, जलज। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्र, गुलाम, परतंत्रता या फिर पराधीनता। तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द होगा परतंत्रता, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? नंबर 1 बादलों को, नंबर 2 बिजली को, नंबर 3 आशा की किरण को या फिर नंबर 4 निराशा को। तो कवि आशा की किरण को सुनने और देखने की बात कहता है, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में नंबर 1 संप्रेषण का एकमात्र साधन है, नंबर 2 एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नंबर 3 एक जटिल चुनौती है या फिर नंबर 4 एक विषय मात्र है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग नंबर 1 केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, नंबर 2 केवल मुद्रित सामग्री में होता है, नंबर 3 जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है या फिर नंबर 4 केवल परीक्षा में होता है। तो भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि नंबर 1 बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, नंबर 2 बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, नंबर 3 बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए या फिर नंबर 4 बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तो बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, नंबर 1 अपनी बात कहना सीखना, नंबर 2 दूसरों की बात समझना सीखना, नंबर 3 अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना या फिर नंबर 4 विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। जब हम विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीख जाएंगे तो वहाँ हम अपनी बात कहना भी सीख जाएंगे, दूसरों की बात समझना भी सीख जाएंगे और अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना भी सीख जाएंगे। तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर सबसे सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, नंबर 1 भाषा की पाठ्य पुस्तक, नंबर 2 भाषा का आकलन, नंबर 3 बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना या फिर नंबर 4 भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? नंबर 1 बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, नंबर 2 संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, नंबर 3 बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें या फिर नंबर 4 बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें।
तो भाषा की कक्षा में एक शिक्षक अपने बच्चों से अपेक्षा करता है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे, वो अपने अनुभव के आधार पर जवाब दे। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को नंबर 1 संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, नंबर 2 केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, नंबर 3 केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर नंबर 4 निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से भी आंका जा सकता है, लेकिन केवल शब्द है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए भाषा के व्याकरण की समझ को। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना। नंबर 1 केवल शिक्षण पद्धति है, नंबर 2 केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, नंबर 3 भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या फिर नंबर 4 भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में नंबर 1 बच्चों की मातृभाषा ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, नंबर 2 बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, नंबर 3 बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, या फिर नंबर 4 बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। एक कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक छात्र होते हैं, हमें उन बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए और स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नंबर 1 भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, नंबर 2 निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, नंबर 3 भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, नंबर 4 भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित करना तो बिल्कुल गलत होगा, त्रुटियां बिल्कुल ना करना ये भी गलत होगा, और भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना ये भी गलत होगा। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो ऑप्शन 2 नंबर हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है। नंबर 1 लिखित परीक्षा, नंबर 2 मौखिक परीक्षा, नंबर 3 पोर्टफोलियो, या फिर नंबर 4 उत्तर पुस्तिकाओं। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा पोर्टफोलियो में रखना संभव है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें नंबर 1 साधन है, नंबर 2 साध्य है, नंबर 3 भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, या फिर नंबर 4 अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। नंबर 1 श्रुतलेख, नंबर 2 लिखित परीक्षा, नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर नंबर 4 प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका होगा प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पाठ्य पुस्तक, नंबर 2 भाषा का शिक्षक, नंबर 3 भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, या फिर नंबर 4 भाषा का व्याकरण। तो भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में नंबर 1 साधक है, नंबर 2 बाधक हैं, नंबर 3 त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, या फिर नंबर 4 बड़ों को पढ़ने की वस्तु है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक होती हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस हिंदी प्राइमरी लेवल के। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।